हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 18 जुलाई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एग्जाम गुरुजी सर्च करके। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर, फ्री टेस्ट, एनसीईआरटी बुक्स, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है। हम लेकर आए हैं आपके लिए एकलव्य स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसमें हर किसी को जीतने का मौका मिलेगा। 3 लोगों को एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस का कोर्स, 10 लोगों को प्री एसआई का कोर्स, 87 लोगों को एसआई और प्री की टेस्ट सीरीज और 100 रुपये का डिस्काउंट हर एक स्टूडेंट को जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा आने वाले किसी भी टेस्ट में या कोर्स में। 15 अगस्त 2020 को ये टेस्ट होगा। एमपीजीके और करंट अफेयर से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आज ही इसमें एनरोल कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात थॉट ऑफ द डे की होगी। जो आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि समस्त सफलताएं कर्म की नींव पर आधारित होती हैं। हम में से जो कोई भी कर्म करता है, कर्म मतलब एक्ट करता है, काम करता है, अपनी चीज़ों में लगातार लगा रहता है, वही व्यक्ति सफल हो पाता है। कोई व्यक्ति केवल सफलताओं के सपने देखे, सफलताओं की बात करे, सफलता के बारे में सोचे, केवल मात्र इन सब चीज़ों से आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपको अपने कर्मों का तूफान पैदा करना होगा, आपको अपने कर्मों पर भरोसा करना होगा, आपको एक्ट करना होगा। और जब तक ये नहीं करेंगे आप सफल कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्विक रिवीजन कल के बढ़ेंगे करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने किस योजना का पहला ऑनलाइन कार्यक्रम लॉन्च किया है, और ये निष्ठा योजना है। दूसरा प्रश्न, किस आईआईटी द्वारा दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट लॉन्च की है, ये आईआईटी दिल्ली ने की है। तीसरा प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने इस्तीफा दे दिया है, और ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे। चौथा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में कितने लोग अल्प पोषित थे, तो 69 करोड़ थे। वहीं पांचवा प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने किसे नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो ये अशोक लवासा हैं। वहीं छठवां प्रश्न है कि भारत में पहली संपर्क रहित कार पार्किंग की शुरुआत कहाँ हुई है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट में। सातवां प्रश्न, भारतीय सशस्त्र बलों को कितने करोड़ रुपए की तक की तत्काल पूंजी अधिग्रहण की शक्ति दी गई है, तो ये 300 करोड़ रुपए की शक्ति दी गई है। आठवां प्रश्न है कि किसके मामले में पाकिस्तान ने भारत को सशर्त काउंसलर एक्सेस दिया है, ये कुलभूषण जाधव का मामला है। और नौवां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य संस्करण पर डिजिटल भारत और किस देश के बिजनेस मिशन का उद्घाटन किया है, तो ये इटली है। और 10वां प्रश्न है कि 2022 यूथ ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो 4 साल यानी कि 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। और इसका आयोजन सेनेगल के डकार में होना था, जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों की। आज के हमारे करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि किसने संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद के वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित किया है, और ये संबोधित किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के वर्चुअल सत्र को संबोधित किया गया। और इस बार का जो सत्र था उसका विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर हमें किस तरह से यूएन की आवश्यकता है, ये इस बार का विषय रखा गया था। भारत जो है वो 17 जून को सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य यानी कि अस्थायी सदस्य चुना गया था, और उसके बाद ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संयुक्त राष्ट्र सत्र को संबोधित कर रहे हैं। आपको ये याद रखना है। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज और याद रखेंगे कि ये जो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद है, ये एक ऐसी संस्था है जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा को आर्थिक मामलों पर अपनी राय देती है। बात करें हम भारत की, तो भारत 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम इस परिषद की बात करेंगे जिसको प्रधानमंत्री जी के द्वारा संबोधित किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको COC कहा जाता है, SOC कहा जाता है, तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और वर्तमान में 54 देश इसके सदस्य हैं। आगे बढ़ेंगे, बात दूसरे प्रश्न की होगी कि हाल ही में लागू किस योजना की मोबाइल ऐप जारी की गई है, और इस योजना का नाम है PM स्वनिधि योजना, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है, तो रेहड़ी पटरी यानी कि जो सड़क के किनारे फेरी लगाने वाले दुकानदार होते हैं, उनको लघु ऋण की सुविधा देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या PM स्वनिधि के नाम से। और इसका अब एक मोबाइल ऐप भी जारी कर दिया गया है, और इस PM स्वनिधि मोबाइल ऐप का उद्देश्य है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनको ऋण का आवेदन करने के लिए उनकी जो प्रक्रिया है ऋण आवेदन की वो आसान बनाई जाए और आसानी से उन तक ये ऋण पहुंच सके।
योजना क्या है? इस योजना के तहत हर दुकानदार को 10,000 रुपए तक का ऋण मुहैया उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका कोई ब्याज नहीं होगा और 1 साल में किस्तों में ये पैसा उनको वापस करना होगा। अभी हाल ही में ये भी चीज़ पता चली थी कि मध्य प्रदेश ने जो है इस योजना के इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात तीसरे प्रश्न की होगी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस यह हर साल 17 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है और ये दिन अंतर्राष्ट्रीय न्याय की मजबूत व्यवस्था को चिन्हित करने के लिए और पीड़ितों के अधिकार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। बात करें इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, तो 17 जुलाई 1998 को अपनाई गई थी आईसीसी की स्थापना संधि, रोम संविधि जिसको कहा जाता है, रोम स्टैट्यूट जिसको कहा जाता है। तो इसको अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक जो लोगों को नरसंहार, मानवता के खिलाफ जो अपराध किए जाते हैं, युद्ध अपराध जो होते हैं और आक्रामकता के जो अपराध होते हैं उनसे बचाने की कोशिश करता है। ये रोम संविधि जो है वो इन सब से बचाने की कोशिश करती है और उसी की याद में मनाया जाता है ये दिवस। आगे बढ़ेंगे, बात चौथे प्रश्न की होगी कि रेलवे ने 7 अति व्यस्ततम मार्गों को कब तक सेमी हाई स्पीड मार्ग में बदलने का लक्ष्य रखा है, और ये लक्ष्य रखा है 2025 का, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारतीय रेलवे ने कोविड महामारी का जो काल चल रहा है इसी बीच में मार्च 2025 तक देश के 7 अति व्यस्त जिनको HDN मार्ग कहा जाता है उनको सेमी हाई स्पीड मार्गों में बदलने का लक्ष्य रखा है। और ये 7 मार्ग हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज है भारत का, जो 4 महानगरों को जोड़ने वाला रास्ता है, उसकी तिर्यक लाइनों और दिल्ली से गुवाहाटी तक का मार्ग है। करीब 11,295 किलोमीटर के यह मार्ग है और इसको 2025 तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिचालन के अनुकूल बना दिया जाएगा। और इन मार्गों पर भारतीय रेलवे का कुल 60% से अधिक यातायात चलता है, इसलिए और इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, बात पांचवें प्रश्न की होगी कि साइबर सुरक्षा पर भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस मामले में भारत ने इजराइल के साथ हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत और इजराइल ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग और का विस्तार करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट जिसे कहा जाता है ये शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और मंत्रालय जो है उसके तहत ये काम करती है। अब इस समझौते के जो साइबर खतरे हैं उन पर देश के बीच, इन दोनों देशों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का विस्तार होगा इस समझौते से। बात इजराइल की करते हैं कि राजधानी यरूशलेम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा है कि इजराइल की नई शक्ल है। चलिए मैं आपको अब मैप में इजराइल लिए चलता हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको इजराइल जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में। आप पश्चिम में जाएंगे, ये पाकिस्तान, ईरान और इराक को पार करने के बाद में सीरिया के पास में ये एक देश आपको दिखाई देगा। ये जो पिंक कलर का देश है यही इजराइल है। अब इजराइल के आसपास देखेंगे तो इधर इजराइल जो है मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से लगा हुआ है, नीचे मिस्र के साथ इसकी सीमा लगी हुई है, ऊपर लेबनान के साथ में, इस तरफ सीरिया के साथ में और इस तरफ जॉर्डन के साथ में लगा है। अब एक और देश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो फिलिस्तीन के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फिलिस्तीन, और फिलिस्तीन की ही ये गाजा पट्टी है, इसको गाजा पट्टी कहा जाता है जो मिस्र से लगी हुई है। तो इन दोनों देशों के बीच में यरूशलेम पर अधिकार के लिए लड़ाई चलती रहती है। अभी हालांकि यरूशलेम के अधिकतर हिस्से पर जो है इजराइल का कब्जा है। ये डेड सी है जो कि इन दोनों देशों के बीच में स्थित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने छठवा है कि भारत और किस देश के बीच नया व्यापार मार्ग खोला गया है, और ये व्यापार मार्ग खुला है भारत और भूटान के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल में जोगोन और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोल दिया है, और ये भूमि मार्ग है, यहाँ से औद्योगिक कच्चा माल जाएगा। पसाख जो औद्योगिक स्टेट है उसके लिए माल ले जाने में यहाँ से मदद मिलने वाली है। तो ये मार्ग व्यापार को बढ़ावा देगा और वाहनों के आवागमन जो है से काफी कम हो जाएगा। बात करेंगे भूटान की, तो यहाँ की राजधानी थिम्फू है, प्रधानमंत्री यहाँ के डॉक्टर लोटे छेरिंग है और मुद्रा यहाँ की नेटवर्क भी चलती है। इसके अलावा भारतीय रुपया भी यहाँ पर मान्य है। चलिए मैप में मैं आपको अब भूटान लिए चलता हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अगर आपको भूटान जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा भारत के ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में।
आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर का देश आपको दिखाई दे रहा है ये भूटान है, जो ऊपर इसकी सीमा चाइना के साथ में और बाकी 3 तरफ से इसकी सीमा भारत के साथ में लगी हुई है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है। ये ग्रे कलर में इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसको चाइना डिस्प्यूटेड मानता है। चाइना कहता है ये उनका क्षेत्र है, जबकि भारत का क्षेत्र है और भारत के पास में ही है। इधर सिक्किम है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे नीचे असम लगा हुआ है भारत का। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां है कि HCL टेक की अध्यक्ष किसे बनाया गया है, और ये बनाई गई है रोशनी नादर, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो शिव नाडर, इन्होंने HCL टेक्नोलॉजीज में अध्यक्ष की भूमिका को छोड़ दिया है और निदेशक मंडल जो था उसने शिव नाडर के स्थान पर 17 जुलाई को गैर कार्यकारी निदेशक जो थी रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनको कंपनी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है। HCL की बात करें तो ये HCL के संस्थापक थे शिव नाडर साहब और उनकी एकमात्र संतान है रोशनी, और 2019 की जो फोर्ब्स वर्ल्ड की टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची थी उसमें ये 54वें स्थान पर थी। आगे बढ़ेंगे, बात 8वें प्रश्न की होगी कि हाल ही में किस संगठन के प्रमुख आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री का निधन हो गया है, और ये स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख आचार्य श्री पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी श्री, इनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया है और ये सन्यासी आचार्यों के वंश में 5वें उत्तराधिकारी थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये स्वामीनारायण संस्था के ही 5वें उत्तराधिकारी थे। अब इन्होंने अपना किसी को भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था, तो फिर वरिष्ठ संतों ने सदगुरु शास्त्री श्री जितेंद्रिय प्रियदास स्वामी जी को श्री स्वामीनारायण पीठ का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त किया है। बात करेंगे अब हम 9वें प्रश्न की कि कतर में कब फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। तो कतर में फीफा विश्व कप का जो आयोजन होना है वो 2022 में होना है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। 2023 नहीं, 2022। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप कतर में आयोजित किया जाएगा और 2022 का जो कतर विश्व कप है वो आयोजित करने वाला अरब देशों में पहला देश होगा और मुस्लिम बहुल देश में भी पहला देश होगा जहां पर फीफा विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट, इसका आयोजन नवंबर-दिसंबर 2022 में होना है और टूर्नामेंट का जो अंतिम मैच होगा वो 18 दिसंबर 2022 को जो है निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम कतर की। तो यहाँ की राजधानी दोहा है। अमीर यहाँ के शेख हमद बिन खलीफा अल थानी है और मुद्रा है कि कतरी रियाल है। चलिए मैप में मैं आपको अब कतर लिए चलता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारा भारत और हमारे भारत से अगर आपको कतर जाना है तो मूव करना पड़ेगा आपको पश्चिम में आप जाएंगे तो यहाँ पर ये अरब कंट्रीज़ में आप देख पा रहे होंगे, ये सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा होगा, ये कतर है, जिसकी राजधानी यहाँ पर आप दोहा देख पा रहे होंगे। कतर जो है इस तरफ तो सऊदी अरेबिया के साथ में लगा हुआ है, लेकिन आगे जो है पूरी तरह से पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है, यानी कि फारस की खाड़ी से घिरा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 10वां है कि हाल ही में किस टीम ने 34वीं बार ली लागा खिताब जीता है, और ये खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। ये एक टीम है, जैसे हमारे IPL होता है उसी प्रकार की वहाँ पर टीम्स होती हैं। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने बिलारियल को हराया है और 2-1 से मात देकर 34वीं बार ला लीगा का खिताब अपने नाम किया है। फ्रांस के स्ट्राइकर करीम बेंजेमा इनके द्वारा 2 गोल किए गए और उस 2 गोलों की मदद से रियल मैड्रिड ने एक मैच शेष रहते हुए ला लीगा का खिताब जीत लिया। ये था आज का हमारा करंट अफेयर का पूरा वीडियो। बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है, और ये बन गई है रिलायंस। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। आज के प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। आज का हमारा प्रश्न है कि किस देश में स्थित हाया सोफिया संग्रहालय अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, उसको एक मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है जिसलिए चर्चा में रहा है। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से किस देश में ये स्थित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को जितना अधिक शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आज की बात करेंगे यही समाप्त। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।